जोधपुर का भव्य उम्मेद भवन पैलेस। सुबह के 10 बज चुके थे और सूरज की रोशनी, जिसे अर्जुन दिव्य, नाटकीय, स्वर्गीय रोशनी कहता था, संगमरमर के फर्श पर नाच रही थी। हर कोई शादी की तैयारियों में व्यस्त था, सिवाय अर्जुन के। अर्जुन, हमारे नायक, एक सन की वेडिंग फोटोग्राफर थे। उनका जुनून फोटो या वीडियो बनाना नहीं था। उनका जुनून था भावनाओं को कैप्चर करना, और उनकी सारी भावनाएं इस समय दुल्हन कविता पर केंद्रित थी। वो फिलहाल एक 20 फुट ऊंचे हाइड्रोलिक क्रेन पर लटके हुए थे, जो आमतौर पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन अर्जुन ने उसे अपने सिनेमैटिक जिब में बदल दिया था। पप्पू, 30 सेकंड का टाइम है। रोशनी 14 डिग्री पर झुक रही है। मुझे दुल्हन के लहंगे के जरदोजी वर्क पर ओस की बूंद का क्लोजअप चाहिए। ये कोई शादी नहीं है पप्पू, ये एक विजुअल ओपेरा है। अर्जुन ने अपने हेलमेट माउंटेड माइक में फुसफुसाते हुए कहा। नीचे कविताब, दुल्हन, खड़ी थी। वो लाल रंग के लहंगे में सजी एक मूर्ति की तरह सुंदर थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो रणवीर से शादी कर रही थी, एक ऐसे व्यक्ति से जो अमीरी की परिभाषा था, पर प्यार की नहीं। अचानक अर्जुन की क्रेन के नीचे एक जोरदार खांसी की आवाज आई। ये थी बबली आंटी, अर्जुन की सर्वज्ञानी, सर्वोपद्रवी बुआ। वो गुलाबी और नारंगी रंग के ऐसे मेल में थी जो आंखों को चुभता था, और उनके गले में प्राचीन मोतियों की 7 लड़ियां थी। ओए अर्जुन, वाह बेटा, नीचे आ जा। मैंने तुझे कहा था, ये खतरनाक शौक छोड़ दे। नीचे चाय के साथ फेनी, नमकीन बिस्कुट आया है। और ये क्या तरीका है? तू शादी की फोटो खींच रहा है या मकड़ी का जाल बना रहा है? बबली आंटी ने अपनी जोरदार आवाज में शिकायत की। अर्जुन ने हार मानकर क्रेन को नीचे किया। आंटी, आपको समझ नहीं आएगा, ये मेरी कला है। और फेनी, फेनी से मेरी आत्मा का अपमान होता है। कृपया मुझे सिर्फ मक्खन लगे टोस्ट दे। कला? आंटी ने आंखें मटकाई। तेरी असली कला तो इस लड़की के दिल में जगह बनाना है। मैंने तुझे कहा था, शादी रुकवा दे, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब देख, ये रही तेरी क्लाइंट, और ये रहा इसका बेवकूफ, घमंडी दूल्हा। रणवीर, दूल्हा, अपने सफेद रेशमी सूट में किसी मॉडल की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें लगातार कविताब के गले पर टिकी थी। कविताब ने गले में एक भारी, प्राचीन और बहुत ही अलंकृत सोने की चाबी पहन रखी थी। ये कोई मामूली गहना नहीं था, ये एक अजीबोगरीब विरासत थी। कविताब जब अपनी बुआ से बात कर रही थी, तब रणधीर उनके पास आया। मेरी जान, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, रणधीर ने कहा, पर उसकी उंगलियां सीधा चाबी को छूने गई। ये चाबी, इसे बहुत संभाल कर रखना, ये अमूल्य है। कविताब ने चाबी को छूते हुए असहज महसूस किया। हाँ रणधीर, ये मेरी परदादी की है। इसमें ऐसा क्या खास है? बस एक पुराना पारिवारिक रहस्य, रणधीर ने चिकनी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक शिकारी की चमक थी। अर्जुन ने इस पूरे आदान प्रदान को अपने 800 mm जूम लेंस से रिकॉर्ड किया। उसने कैमरे के पीछे से फुसफुसाया, पप्पू, नोट कर, दूल्हे का चाबी के प्रति जुनून। ये प्रेम नहीं, लालच का क्लोजअप है। अर्जुन की दीवानगी ने अब पहली बार खतरे की गंध सूंघी थी। ये संगीत की रात थी। महल का सबसे बड़ा हॉल एक बॉलीवुड सेट में बदल चुका था। चारों ओर डांस, खाना और अराजकता का माहौल था। एक कोने में अर्जुन अपने सबसे जरूरी सामान के साथ बैठा था। एक पुराना, काला, लेदर ब्रीफकेस। इसमें उसका सबसे महंगा लेंस, रॉ फुटेज और हां, एक कागज पर लिखा हुआ उसका गुप्त प्रेम गीत था, जो गलती से लिफाफे पर कविताब के लिए जरूरी शूटिंग शेड्यूल्स के रूप में लेबल किया गया था। तभी रणधीर आया। वो एक गुप्त मीटिंग से आया था
और उसके हाथ में भी एक बिल्कुल वैसा ही काला ब्रीफकेस था। इस ब्रीफकेस में था 7 मसालों के सिंडिकेट का कूटबद्ध कोडेड खाता भी, एक प्राचीन फटा हुआ राजस्थान का नक्शा, एक विशाल रसगुल्ला मिक्सर की गुप्त इंजीनियरिंग योजना। रणधीर ने अपने ब्रीफकेस को जल्दी से एक छोटे से मेज पर रखा और एक जरूरी फोन कॉल लेने चला गया। और फिर केओस हुआ। एक वेटर जलेबी की भारी प्लेट लेकर भागा, अर्जुन के ट्राइपॉड से टकराया, ट्राइपॉड धड़ाम से गिरा और अर्जुन उसे बचाने के लिए भागा। ठीक उसी पल कविताब अपने गहनों और जरूरी कागजात के साथ हॉल से बाहर निकल रही थी। उन्हें अर्जुन के स्टॉल पर काले ब्रीफकेस का बंडल दिखा। कविताब ने सोचा, अरे, रणधीर ने कहा था कि जरूरी कागजात यही हैं। और उन्होंने अर्जुन का ब्रीफकेस, जिसमें प्रेम गीत था, उठा लिया। अर्जुन ने आनन फानन में अपना टूटा हुआ ट्राइपॉड उठाया और देखा कि मेज पर एक ब्रीफकेस है। उसने सोचा, चलो, कम से कम कैमरा सुरक्षित है। और उसने रणधीर का ब्रीफकेस, जिसमें सिंडिकेट का नक्शा था, उठा लिया। दोनों अपने अपने बैग लेकर अलग हो गए, इस बात से बेखबर कि उन्होंने एक दूसरे के भाग्य की चाबी बदल ली है। कुछ देर बाद रणधीर वापस आया। उसने अर्जुन को दूर से अपने ब्रीफकेस के साथ जाते देखा। रणधीर के चेहरे पर एक डरावना भाव आया। नहीं, वो पागल फोटोग्राफर मेरा ब्रीफकेस ले गया। गोल्डन की का राज, सिंडिकेट का नक्शा, सब उसके पास है। उसने तुरंत अपनी माइक आईडी पर फुसफुसाया, गोभी और आलू। सुन रहे हो? फौरन उस फोटोग्राफर को पकड़ो। वो सबसे बड़ा खतरा है। और हां, ध्यान रहे, किसी भी हालत में उसका कैमरा मत तोड़ना, क्योंकि मुझे दूल्हे के रूप में अपनी कुछ अच्छी फोटो चाहिए। उम्मेद भवन का एक छोटा सा अव्यवस्थित स्टोर रूम। आधी रात हो चुकी थी। शादी के शोरगुल से दूर अर्जुन अपने नया ब्रीफकेस, जो असल में रणवीर का सिंडिकेट ब्रीफकेस था, को लेकर बैठा था। वो बुरी तरह थका हुआ था, लेकिन उसे लगा कि ये ब्रीफकेस रणधीर ने उसे अच्छे काम का तोहफा दिया है। अर्जुन की दीवानगी उसे ऐसी ही बेतुकी बातें सोचने पर मजबूर करती थी। वाह, रणधीर अमीर है, पर दिल का बुरा नहीं है। उसने मुझे टिप दी है, इसे देखो पप्पू। अर्जुन ने अपने सोते हुए सहायक पप्पू को झिंझोड़ा। पप्पू ने नींद में ही आंखें खोली। भाई, सोने दो, ये बस एक ब्रीफकेस है। नहीं पप्पू, ये शादी का तोहफा है। रणधीर ने मेरी कला को समझा है। इसके अंदर क्या होगा? शायद नया 800 mm लेंस, या शायद 1 लाख रुपए कैश। अर्जुन की आंखें चमक रही थी। उसने ब्रीफकेस खोला। अंदर कोई कैश या लेंस नहीं था, बल्कि 3 अजीबोगरीब चीजें थी। एक मोटी, पुरानी, लाल चमड़े की डायरी जिसमें अजीब से सिंबल और नाम लिखे थे। एक फटा हुआ, प्राचीन नक्शा जिस पर अजीबोगरीब निशान थे। एक बड़े बर्तन का ब्लूप्रिंट। अर्जुन का चेहरा उतर गया। क्या बकवास है ये? ये कोई तोहफा है? ये तो कोई कबाड़ खाने की लिस्ट लगती है। अर्जुन ने लाल डायरी उठाई, जो असल में 7 मसालों के सिंडिकेट का कूटबद्ध कोडेड बही खाता था। रणधीर इसमें अपनी सारी अवैध डीलिंग, सदस्यों के नाम और रसगुल्ला हथियार के लिए होने वाले खर्च का लेखा जोखा गुप्त भाषा में रखता था। अर्जुन ने पहला पन्ना पलटा। कूट, माधुरी दीक्षित का 90 के दशक का हेयर स्टाइल, MD 90S हेयर स्टाइल। मूल्य 200,000। खरीदार दाल रोटी डेविल। अर्जुन ने माथा ठोंका। क्या मजाक है ये? रणधीर क्या करता है? माधुरी दीक्षित के हेयर स्टाइल को $2 लाख में बेचता है। ये जरूर कोई सीटिंग चार्ट है। ये दाल रोटी डेविल कोई बुआ होगी जो हमेशा सादा खाना खाती है। वो अगले पन्ने पर गया। कूट, अमिताभ बच्चन की दीवार वाली शर्ट, AB दीवार शर्ट। मूल्य 500,000। खर्च 3 क्विंटल असली केसर,
सैफरन। अर्जुन का गुस्सा अब आश्चर्य में बदल गया। वाह, $5 लाख की कमीज! रणधीर एक गुप्त बॉलीवुड एंटीक डीलर है और 3 क्विंटल केसर। ये केसर क्यों खर्च किया? क्या उसने कमीज धोई है? नहीं पप्पू, ये वेडिंग प्लानर का बही खाता है। वो हर मेहमान को ट्वीट करने के लिए बॉलीवुड कोड का इस्तेमाल कर रहा है। पप्पू ने उबासी ली। ठीक है भाई, मतलब हमें क्या करना है? मतलब यह है कि हमें इसे समझना होगा। ये बही खाता नहीं, शादी की खर्च की लिस्ट है। अगर मैं इसे हल कर पाया तो मैं कविताब को दिखा सकता हूं कि मैं सिर्फ फोटोग्राफर नहीं, दिमाग वाला भी हूं। इसी बीच हॉल के बाहर गोभी और आलू, ये रणधीर के 2 गुंडे थे जिन्हें कोफ्ता ब्रदर्स के नाम से जाना जाता था। वे भयंकर दिखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन उनके पेट और बुद्धि में हमेशा धीमापन रहता था। देख गोभी, मालिक ने कहा है कि उस पागल फोटोग्राफर से ब्रीफ केस छीनना है। आलू ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ आलू, पर मालिक ने यह भी कहा है कि हमें उसका कैमरा नहीं तोड़ना है। फोटोग्राफर का ब्रीफ केस या फोटोग्राफर का कैमरा? मालिक को क्या चाहिए? गोभी ने उलझन में पूछा। अरे मूर्ख, मालिक को ब्रीफ केस चाहिए। कैमरा तो उसने सिर्फ इसलिए कहा ताकि वो अपने स्मार्टफोन से हमारी पिटाई न करे। वे आखिरकार स्टोर रूम तक पहुंचे। उन्होंने अर्जुन को रणधीर का ब्रीफ केस पकड़े हुए देखा। गोभी ने जोर से दरवाजा खोला। ओए फोटोग्राफर, हमें वो काला बैग चाहिए जिसमें तेरा तेरा सिनेमैटिक सामान है। अर्जुन ने उन्हें देखा। उन्हें लगा ये कोई रणधीर के मांगने वाले दोस्त है जो ज्यादा खाने के बाद बेहोश हो गए थे। माफ करना भाइयों, ये मेरा ब्रीफ केस नहीं, रणधीर का तोहफा है। अगर तुम लोग दीवार वाली शर्ट के बारे में जानना चाहते हो तो सुबह आना। अभी मेरा दिमाग बजट समझने में लगा है। गोभी और आलू ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि फोटोग्राफर ने ब्रीफ केस के कोड का इस्तेमाल करके उनसे बात की है। ये कोड बोल रहा है, जल्दी करो आलू, मालिक को पता चल गया है कि हमने 3 क्विंटल केसर नहीं बल्कि 3 किलो सस्ता रंग खरीदा था। हमें इसे लेना होगा। गोभी डर गया। एक हास्यास्पद लड़ाई शुरू हुई। अर्जुन अपनी दीवानगी में ब्रीफकेस को ऐसे पकड़ रहा था जैसे वो कोई पवित्र चीज हो। आलू और गोभी ब्रीफकेस को ऐसे छीनने की कोशिश कर रहे थे जैसे वो कोई गरम समोसा हो। अंत में अर्जुन ने अपनी जान बचाने के लिए एक टेबल पर रखी मठरी के टिन को उन पर फेंक दिया। मठरियां चारों ओर बिखर गई और गोभी व आलू फिसलकर जमीन पर गिर गए। अर्जुन भाग गया, अपने साथ सिंडिकेट का बही खाता और एक बड़ी गलतफहमी लेकर कि रणधीर की शादी का बजट बहुत ज्यादा था। जोधपुर पैलेस के एक शांत, चांदी की नक्काशी वाले कमरे में कविताब अकेली बैठी थी। संगीत का शोर हॉल से बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन उनके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। उन्होंने अपने गले में लटकी हुई भारी सोने की चाबी को छुआ। रणधीर का उस चाबी के प्रति जुनून उन्हें असहज कर रहा था। वो इस शादी को लेकर पहले से ही अनिश्चित थी और रणधीर का व्यवहार इस अनिश्चितता को और बढ़ा रहा था। उन्होंने पास रखा हुआ अर्जुन का ब्रीफ केस खोला, जिसे वो रणधीर के जरूरी दस्तावेज समझकर ले आई थी। उन्हें लगा था कि इसमें महंगे इवेंट प्लानर के कॉन्ट्रैक्ट होंगे या शायद शादी के बाद के बिजनेस डिटेल्स। जैसे ही उन्होंने बैग खोला, उनकी आंखें चौंधिया गई। अंदर कोई कानूनी कागज नहीं था। एक टूटी हुई लेंस, कुछ कैमरा फ्लैश बल्ब और एक गत्ते का टुकड़ा था जिस पर एक अजीब सी तस्वीर चिपकी थी, जिसमें अर्जुन क्रेन पर लटक कर उन्हें कैमरे से फिल्मा रहा था। ये सब देखकर कविताब के माथे पर बल पड़ गए और तभी उनकी नजर एक मुड़े तुड़े पीले लिफाफे पर पड़ी। लिफाफे पर लिखा था, कविताब के लिए जरूरी शूटिंग शेड्यूल्स। कविताब ने राहत की सांस ली। शुक्र है, कुछ तो काम का है। उन्होंने लिफाफा खोला
लेकिन अंदर कोई शेड्यूल्स नहीं थे। अंदर था एक कागज जिस पर अर्जुन की गंदी हैंडराइटिंग में एक कविता लिखी थी। ये था वो गुप्त प्रेम गीत जो अर्जुन ने अपने दिल की दीवानगी में लिखा था। कविताब ने पहली पंक्ति पढ़ी, तुम्हारी आंखों की चमक 800 mm लेंस की तरह गहरी है। तुम्हारा हर पल स्लो मोशन में कैद करने की दीवानगी मेरी है। ये शादी नहीं, एक शॉर्ट फिल्म का क्लाइमेक्स है मेरे लिए, और मेरी कहानी की हीरोइन बस तुम मेरी हो। कविताब की सांस रुक गई। ये क्या था? ये कोई शेड्यूलिंग नोट्स नहीं थे। ये एक इश्किया इकरार था। वो तेजी से पूरी कविता पढ़ने लगी, जहां अर्जुन ने अपनी कला, अपने ट्राइपॉड और अपने कैमरे की कसम खाते हुए अपने एक तरफा प्यार को व्यक्त किया था। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कान के पास जोर से ढोल बजा दिया हो। उनकी पहली प्रतिक्रिया थी गुस्सा। कितना बेशर्म आदमी है, ये मेरे काम में घुसने की कोशिश कर रहा है, ये धोखा है। उन्होंने उस कागज को गुस्से में मरोड़ने के लिए उठाया, लेकिन तभी उनकी नजर अर्जुन के ब्रीफकेस में रखे एक और कागज पर पड़ी। वो था अर्जुन का हस्तलिखित विदाई विदाई सीन का स्टोरी बोर्ड। उसमें साफ लिखा था, सीन 43, दूल्हा रणधीर दुल्हन को छोड़ता है। शॉट, दूल्हे के चेहरे पर उदासी नहीं, चाबी खोने का डर। दुल्हन की आंखों में आंसू नहीं, आजादी की चमक। कविताब रुक गई। ये सिर्फ पागलपन नहीं था। अर्जुन अपनी अजीब फोटोग्राफर की दीवानगी में वो सब कुछ देख रहा था जिसे वो खुद नजरअंदाज कर रही थी। रणधीर का चाबी के प्रति जुनून, उनकी अपनी उदासी और शादी का बनावटीपन। अर्जुन ने इन सब को एक कलात्मक सत्य के रूप में कैद कर लिया था। उनका गुस्सा पिघलकर चिंता में बदल गया। क्या ये सिर्फ एक संकी फोटोग्राफर का पागलपन था, या क्या वह सच में किसी बड़े धोखे की तरफ इशारा कर रहा था? उसी पल कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। बबली आंटी, जो अब एक गवाह वाली नकली मूछें लगाकर और एक जासूसी वाली टोपी पहनकर आई थी, कमरे में फुसफुसाते हुए घुसी। कविताब, मेरी जान, मैं तुझे बताने आई हूं। मुझे शक है, ये रणधीर असली दूल्हा नहीं है, ये तो कोई मसाला माफिया है। आंटी ने सीधे मुद्दे की बात कही, क्योंकि उनका मानना था कि जासूसों को बकवास नहीं करनी चाहिए। कविताब चौंक गई। बुआ जी, आप क्या कह रही है? ये कैसी बातें हैं? अरे बेटी, अभी अभी मैंने देखा, रणधीर ने अपने दो मूर्ख गुंडों, जिन्हें वो आलू और गोभी कहता है, को एक काले ब्रीफकेस के लिए अर्जुन के पीछे भेजा है। और अर्जुन की कविताएं। वो पागल है पर सच्चा है। रणधीर तो कोई चटनी चोर है। बबली आंटी ने अपने हाथ में एक कागज लहराया। ये देख, रणधीर की सीक्रेट डीलिंग का कोड। मैंने इसे कचरे के डिब्बे से निकाला। यहां लिखा है, सीक्रेट कोड, बीवी नंबर 1 का लहंगा। आइटम, विस्फोटक मीठा। ये कोई शादी की योजना नहीं, ये दहशत का प्लॉट है। बबली आंटी अपनी अंतर्ज्ञान और गुप्त जासूसी, जो उन्होंने टीवी सीरियल से सीखी थी, के दम पर लगभग 70% सच बोल रही थी। कविताब को अब यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत भयानक और बहुत हास्यास्पद चल रहा था। कविताब ने अपने गले में लटकी हुई सोने की चाबी को कसकर पकड़ा। उन्होंने अर्जुन का प्रेम गीत, अब भी मरोड़ा हुआ, अपने हाथ में लिया और एक फैसला किया। बुआ जी, कविताब ने पहली बार अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, मुझे रणधीर का असली ब्रीफकेस चाहिए और मुझे अर्जुन से मिलना है। उससे पूछना है कि ये दीवानगी कहां से शुरू हुई और कहां खत्म होती है। अगर ये शादी का स्कैंडल है तो मैं ही इसका पर्दाफाश करूंगी। उन्होंने तेजी से ब्रीफकेस बंद किया। प्यार का पहला संकेत, धोखे की पुष्टि और एडवेंचर की शुरुआत एक साथ हो चुकी थी। उम्मेद भवन के पीछे के गलियारे में, जहां शादी का सारा कबार, टूटे हुए थर्माकोल के घोड़े, सूखे हुए फूलों के हार
और खाली पानी के टैंक रखा था। अर्जुन बुरी तरह घबराया हुआ खड़ा था। रणधीर के गुंडे, कोफ्ता ब्रदर्स यानी आलू और गोभी, उसका पीछा कर रहे थे और इस बार वे मठरी के बजाय ज्यादा खतरनाक चीजों से लैस थे, जैसे कि एक टूटी हुई क्रिकेट बैट और एक भरा हुआ सेल्फी स्टिक का बंडल। भाग पप्पू, भाग। ये शादी का तोहफा नहीं है, ये तो किसी माफिया की जासूसी किट है। मुझे लगा रणधीर शरीफ आदमी है, पर वो तो सेल्फी स्टिक वाला गुंडा निकला। अर्जुन हाफता हुआ बोला। रणधीर ने आखिरकार अर्जुन को फोन किया था। फोन पर रणधीर की आवाज चिकनी नहीं, बल्कि ठंडी और खतरनाक थी। फोटोग्राफर, रणधीर ने कहा था। उसकी आवाज में स्टील की धार थी। वो काला ब्रीफकेस जहां है, वही छोड़ दे। तूने जो भी देखा, भूल जा, वरना तेरी अगली स्लोमोशन फिल्म तेरी अंतिम यात्रा की होगी। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि रणधीर का ब्रीफकेस $50 मिलियन की वेडिंग फोटोग्राफी कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा मूल्यवान और खतरनाक था। उसकी सारी फोटोग्राफर वाली दीवानगी पल भर के लिए गायब हो गई और उसकी जगह जान बचाने का डर आ गया। तभी गलियारे के मोड़ से एक जोरदार हॉर्न बजा। एक पुरानी, खटारा लेकिन जबरदस्त ढंग से सजी हुई ऑटो रिक्शा वहां आकर रुकी। ये किसी सामान्य रिक्शे जैसी नहीं थी। इसे ऊपर से हरे रंग के चमकीले प्लास्टिक के फूलों से सजाया गया था और विंडशील्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, बबली की जासूसी सवारी, खतरा मोल लेने वालों का स्वागत है। ड्राइविंग सीट पर बैठी थी बबली आंटी, जो अब टैक्सी ड्राइवर की वेशभूषा में थी। एक नीले रंग का मैला कुचैला सूट और चेहरे पर एक बड़ा सा लाल चश्मा। ओए अर्जुनवा, अंदर आ। मैंने कहा था ना, रणधीर कोई लस्सी चोर है। जल्दी बैठ, तेरी दुल्हन तुझे अंदर बुला रही है, बबली आंटी ने चिल्लाकर कहा। अर्जुन की आंखें फटी रह गई। दुल्हन? कविताब? अगले ही पल रिक्शे के पिछले हिस्से से कविताब बाहर निकली। वो अब अपने लहंगे में नहीं थी, बल्कि एक साधारण सलवार कमीज में थी और उनके गले में सोने की चाबी पहले से ज्यादा चमक रही थी। उनके चेहरे पर अब कोई उदासी नहीं थी, बल्कि एक साहसी संकल्प था। उनके हाथ में अर्जुन का पुराना ब्रीफकेस, जिसमें प्रेम गीत था। अर्जुन, अंदर आओ। रणधीर तुम्हारा पीछा कर रहा है। मैंने तुम्हारा प्रेम पत्र पढ़ लिया है, यानी जरूरी शेड्यूल्स। मुझे लगता है तुम पागल हो, लेकिन तुम ईमानदार पागल हो। मुझे रणधीर की सच्चाई जाननी है और इस गोल्डन की का राज भी। कविताब ने सीधे अर्जुन की आंखों में देखकर कहा। अर्जुन को लगा जैसे उसे एक साथ $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट और बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया हो। उसकी दीवानगी फिर से जाग उठी। कविताब, आप मेरा प्रेम, मतलब मेरे आर्टिस्टिक नोट समझ गई। हाँ, अंदर आइए। हमें अब एक एक्शन रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म बनानी होगी। अर्जुन रणधीर का ब्रीफकेस लेकर रिक्शे में कूद गया। तभी कोफ्ता ब्रदर्स गलियारे से बाहर निकले। रुक जा फोटोग्राफर, हमें मालिक का कागजों वाला थैला चाहिए, गोभी चिल्लाया। बबली आंटी ने रिक्शे का इंजन चालू किया। इंजन से अजीब सी हाथी की चिंगार जैसी आवाज आई। चल रे रिक्शे, ये कोई आम सवारी नहीं, ये इंसाफ की सवारी है। रिक्शा तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन अर्जुन को याद आया कि उसने रणधीर का ब्रीफकेस अंदर रखा था और उसमें मौजूद नक्शा अभी भी सुलझाना बाकी था। आंटी, रुकिए, हमें नक्शा देखना होगा। ये कहाँ जा रहा है? अर्जुन ने कहा, ब्रीफकेस खोलते हुए। बबली आंटी ने पीछे मुड़कर देखा। ओह, ये नक्शा है। इसमें तो अचार की फैक्ट्री का पता लिखा है। मेरे परदादा भी इसी नक्शे पर चलते थे जब वे अपना गुलाब जामुन का बिजनेस शुरू कर रहे थे। आलू और गोभी ने रिक्शे का पीछा किया। आलू ने अपना टूटा हुआ बैट फेंका,
जो रिक्शे के ऊपर लगी प्लास्टिक की झालर में फंसकर रह गया। गोभी ने अपनी सेल्फी स्टिक हवा में लहराई, लेकिन रिक्शे की धूल में खांसी आ गई। रिक्शा पैलेस के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया, सीधे जोधपुर की रात में। एक तरफ गोल्डन की का रहस्य था, दूसरी तरफ फोटोग्राफर की दीवानगी, और बीच में बबली आंटी का जासूसी रिक्शा। एडवेंचर आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। जोधपुर की रात अंधेरी, धूल भरी और मस्खरी से भरी हुई थी। बबली आंटी का जासूसी रिक्शा अपने चमकीले प्लास्टिक के फूलों और कर्कश हॉर्न के साथ किसी चलती फिरती बारात से कम नहीं लग रहा था। रिक्शे के अंदर अर्जुन और कविताब एक दूसरे से सटे बैठे थे, और बीच में पड़ा था रणधीर का काला ब्रीफकेस, अब उनके साहसिक कारनामे का केंद्र बिंदु। आंटी, आप इतनी तेज क्यों चला रही है? ये रिक्शा है, कोई जेट विमान नहीं, कविताब ने डरते हुए कहा। उनके गले की सोने की चाबी हर मोड़ पर उछल रही थी। चुपचाप बैठ बेटी, बबली आंटी ने जवाब दिया। उनकी आंखें तेजी से पीछे के शीशे में झांक रही थी। पुलिस और वो आलू गोभी दोनों ही हमारा पीछा कर रहे हैं। मैं इसे एस्केप ड्राइविंग कह रही हूं। मैंने ये सीन टॉमी ली जोन्स और गोविंदा की एक अनरिलीज्ड हॉलीवुड फिल्म में देखा था। पीछे से आलू और गोभी एक पुरानी नीली जीप में उनका पीछा कर रहे थे। गोभी चला रहा था और आलू पीछे मुड़कर अर्जुन पर चिल्ला रहा था, ओए फोटोग्राफर, कहाँ भाग रहा है? वो कागज हमें दे दे, वरना हम तुझे मालिक के बेहतरीन रसगुल्लों से दूर कर देंगे। आलू की धमकी थी, जो अब अर्जुन की दीवानगी को पूरी तरह समझ चुका था। रिक्शे के अंदर अर्जुन ने तुरंत रणधीर का ब्रीफकेस खोला और सिंडिकेट की लाल बहीखाता निकाला। कविताब, हमें इस कोड को समझना होगा। ये बहीखाता नहीं है, ये हमारा एस्केप प्लान है। देखिए यहां क्या लिखा है। खर्च, दाल रोटी डेविल को $1,00,000 की रिश्वत। जगह, बॉर्डर पर छुपने का गुप्त ठिकाना। अर्जुन ने उत्सुकता से कहा। कविताब ने झूझलाहट में नक्शा छीन लिया। अर्जुन, ये कोई कोड नहीं है, ये सिर्फ रणधीर के गंदे बिजनेस डीलिंग्स है। दाल रोटी डेविल कोई बुआ नहीं, बल्कि कोई खतरनाक तस्करी करने वाला होगा। नहीं कविताब, अर्जुन ने जोर दिया, ये रणधीर की बुद्धि का स्तर है। ये आदमी बॉलीवुड कोड में बात करता है। अगर दाल रोटी डेविल लिखा है तो इसका मतलब है कि वो आदमी बहुत सादा खाना खाता है। हमें उस ठिकाने पर जाना होगा जहां सबसे बेस्वाद खाना मिलता हो। वही उसका गुप्त अड्डा होगा। कविताब ने एक लंबी सांस ली। अर्जुन सही था, पर केवल अपनी पागलपंथ में। रणधीर की क्रूरता के पीछे एक बचकानी मूर्खता छिपी थी, जिसे केवल अर्जुन की दीवानगी ही समझ सकती थी। तभी बबली आंटी ने एक खतरनाक यूटर्न लिया, जिससे रिक्शा लगभग पलट गया और कविताब सीधे अर्जुन की गोद में गिर गई। ये नजदीकी, डरावनी और शर्मिंदगी भरी थी। अरे माफ करना बेटा, ये रोड बहुत उलझा हुआ है, पर अब देखना मैं उन्हें कैसे बेवकूफ बनाती हूं। आंटी ने विजयी मुस्कान के साथ कहा। रिक्शा एक खाली मैदान की ओर बढ़ी, जहां एक और शादी की तैयारी चल रही थी। बबली आंटी ने तुरंत रिक्शे के अंदर से एक बटन दबाया। रिक्शे की प्लास्टिक की झालरों से अचानक तेज डीजे म्यूजिक बजना शुरू हो गया और रिक्शे के पीछे लगा एक छोटा लेड बोर्ड चमका, जिस पर लिखा था, मिस्टर और मिसेज शर्मा की बैचलरेट पार्टी। आंटी, ये क्या है? अर्जुन चिल्लाया, पहचान का संकट। बेटा, ये हमारी चलती फिरती बारात है। पुलिस बारात को नहीं रोकती और गुंडे इतने शोर में हमें नहीं पहचान पाएंगे। आंटी ने आत्मविश्वास से रिक्शा को मैदान में खड़ी 10 अन्य कारों के बीच घुसा दिया। पीछे से आलू और गोभी की जीप वहां पहुंची। मालिक, हमें लगता है वो बारात में घुस गए हैं, आलू ने कहा। अरे गधे, बारात में क्या करेंगे? वो फोटोग्राफर है, वो किसी भी शादी में घुस सकता है, गोभी ने चिल्लाया,
लेकिन उसे खुद भी शक हुआ। वे दोनों बारात में घुस गए और 2 घंटे तक हर फोटोग्राफर को पकड़कर पूछते रहे कि सोने की चाबी कहाँ है, जिससे असली शादी में भारी हंगामा हो गया। इस बीच अर्जुन और कविताब ने शांति से रिक्शे में बैठकर नक्शे को देखा। नक्शे पर एक बड़ा एक्स था और उसके नीचे लिखा था, मिर्ची बाबा का ढाबा, जहां स्वाद मर जाता है। कविताब ने माथा पीटा। तो दाल रोटी डेविल का गुप्त अड्डा कोई बेस्वाद ढाबा है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल, जहां कोई शौकीन खाने वाला नहीं जाएगा। जहां स्वाद की कमी है, वही धोखे की शुरुआत है। बबली आंटी, मिर्ची बाबा का ढाबा। पूरी रफ्तार बबली आंटी ने मुस्कुराते हुए रिक्शा को ढाबे की ओर मोड़ दिया, जबकि पीछे छोड़े गए मैदान में आलू और गोभी को गलती से दूल्हे के चाचा ने बेस्ट डांसर मानकर स्टेज पर खींच लिया था। एडवेंचर अब दाल रोटी डेविल के गुप्त अड्डे की ओर बढ़ रहा था। बबली आंटी का जासूसी रिक्शा अपने जबरदस्त डीजे म्यूजिक के साथ आखिरकार मिर्ची बाबा का ढाबा के सामने आकर रुका। यह ढाबा किसी गुप्त ठिकाने से ज्यादा एक अंधेरा और उदास मील का पत्थर था। बाहर एक फीकी सी लाइट जल रही थी और हवा में पुरानी बासी दाल की महक फैली हुई थी। रिक्शे से उतरते ही कविताब ने नाक सिकोड़ी। अर्जुन, ये सचमुच में बेस्वाद लग रहा है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। कविताब, यही तो कला है। जहां स्वाद मर जाता है, वही गुप्त सूचना जिंदा होती है। यहां कोई भी फूडी, खाने का शौकीन नहीं आएगा, केवल ट्रेनिंग पाए हुए जासूस। ये रणधीर की साइकोलॉजी है। बबली आंटी ने रिक्शे से एक छोटी सी टूटी हुई दूरबीन निकाली। तुम दोनों अंदर जाओ, मैं बाहर से सुरक्षा व्यवस्था देखूंगी। और हां, अगर अंदर किसी ने समोसे के बारे में पूछा तो बता देना कि मैं उनकी सबसे बड़ी आलोचक हूं। अर्जुन और कविताब ढाबे के अंदर घुसे। ढाबे का मालिक, जो अपने चेहरे और कपड़ों से ही उदास लग रहा था, एक टेबल पर बैठा था। सामने एक कटोरी में बेस्वाद दाल और सूखी रोटी रखी थी। उसका नाम था चमनलाल और उसके चेहरे पर जीवन की सारी निराशा झलक रही थी। यही था रणधीर का गुप्त संपर्क, दाल रोटी डेविल। चमनलाल जी? अर्जुन ने धीरे से पूछा। चमनलाल ने निराशा से सिर उठाया। हां, बोलो, क्या चाहिए? मेरे पास सिर्फ दाल है, बेस्वाद, और सूखी रोटी। खुशी से खाने को मत कहना। नहीं, हमें आपकी दाल नहीं चाहिए, हमें रणधीर चाहिए। ये देखिए। अर्जुन ने रणधीर का ब्रीफकेस मेज पर रखा और उसमें से सिंडिकेट का कूटबद्ध बही खाता निकाल कर दिखाया। चमनलाल की आंखें, जो बेस्वाद दाल की तरह फीकी थी, अचानक चमक उठीं। उसने तेजी से चारों ओर देखा। तुम रणधीर के आदमी हो? नहीं, तुम नहीं हो सकते। तुम बहुत रंगीन लग रहे हो। हम रणधीर के आदमी नहीं, बल्कि रणधीर के शिकार हैं। कविताब ने हस्तक्षेप किया। वो मेरी चाबी चाहता है और आपका बही खाता। हम जानते हैं कि दाल रोटी डेविल कोई बुआ नहीं, बल्कि आप है। चमनलाल ने आह भरी। ठीक है, मैं ही हूं दाल रोटी डेविल। मैंने रणधीर के लिए कुछ गुप्त लेन देन किए थे। उसने मुझे मोटी रकम दी थी ताकि मैं अपने ढाबे को बेस्वाद रख सकूं, जिससे यहां कोई ना आए। वो एक मसाला माफिया है और उसकी सोने की चाबी का राज बहुत खतरनाक है। क्या है वो राज? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। उसने एक छोटा रिकॉर्डर ऑन कर लिया। प्रोफेशनल दीवानगी। चमनलाल ने चारों ओर देखा और फिर फुसफुसाया। रणधीर, वो रसगुल्लों में बम बनाकर दुनिया को मीठे से नफरत करवाना चाहता है। उसकी चाबी एक गुप्त तिजोरी खोलती है, जहां उसका जीरो शुगर, हाई विस्फोटक नुस्खा छुपा है। कविताब का सिर घूम गया। ये क्या मजाक है? रसगुल्लों में बम? ये कोई मजाक नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्वाद आतंकवाद है। चमनलाल ने गंभीर होकर कहा। तभी ढाबे के दरवाजे पर एक कार की हेडलाइट्स चमकी।
अरे नहीं, रणधीर के आदमी चमनलाल घबरा गया। शांत, चमनलाल जी, हम यहां हैं, अर्जुन ने कहा। आप हमें सब बताएंगे, पर पहले आपको हमारा एक काम करना होगा। क्या? चमनलाल ने पूछा। आपका ढाबा अब हमारा गुप्त ठिकाना है, और बदले में मैं आपके बेटे के जन्मदिन की पार्टी की प्रीवेडिंग स्टाइल में फोटो खींचूंगा। हां, आपका बेटा अभी से फ्यूचर का दूल्हा बनेगा। ये दीवानगी है, पर इसमें कला है, अर्जुन ने चिल्लाकर कहा। चमनलाल को लगा कि रणधीर के मसाले से भी ज्यादा तेज ये फोटोग्राफर का पागलपन है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, डील, लेकिन जल्दी करो। और हां, मेरे बेटे का जन्मदिन आज ही है। अर्जुन ने तुरंत अपना ट्राइपॉड निकाला। कविताब ने अपने सलवार कमीज में ही चमनलाल के बेटे को पकड़ा, और अर्जुन ने उस बच्चे की इतनी नाटकीय, स्लो मोशन और एक्स्ट्रा ड्रामेटिक तस्वीरें ली कि चमनलाल की आंखें पहली बार दाल की उदासी से बाहर निकली। जैसे ही फोटोग्राफी खत्म हुई, चमनलाल ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। रणधीर चाबी का इस्तेमाल कल रात करेगा। वो 7 मसालों के सिंडिकेट के अन्य सदस्यों से जैसलमेर के प्राचीन किले में मिलेगा, जहां सोने की चाबी का असली राज छुपा है। अर्जुन और कविताब ने एक दूसरे को देखा। जैसलमेर, ये कोई सामान्य एडवेंचर नहीं था। ये एक रोमांचक रेगिस्तानी यात्रा थी। बाहर बबली आंटी ने सीटी बजाई। आलू और गोभी आ रहे हैं, भागो। और हां, मुझे मिर्ची बाबा का ढाबा बिल्कुल पसंद नहीं आया। अर्जुन ने रिकॉर्डर बंद किया। कविताब ने सोने की चाबी को कसकर पकड़ा, और वे दोनों चमनलाल को बेस्वाद दाल का चार्ज सौंपकर जैसलमेर के रोमांचक सफर के लिए रिक्शे में कूद गए। आधी रात का सन्नाटा और जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर बबली आंटी का जासूसी रिक्शा अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। रिक्शा अपनी पूरी क्षमता से ढिंचैक पूजा का गाना बजा रहा था, जिसे बबली आंटी ने छिपने का गुप्त संगीत घोषित किया था। रिक्शे के अंदर अर्जुन और कविताब मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। अर्जुन रणधीर के बही खाते के पन्ने फाड़कर उन्हें एक दूसरे से जोड़कर जैसलमेर के प्राचीन किले का नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा था। कविताब अर्जुन की कमर पर लटक रहे सोने की चाबी को कसकर पकड़े हुए थी। अर्जुन, तुम जरा चाबी को छोड़ो और ये देखो, कविताब ने चिल्लाकर कहा। इस नक्शे पर अशुभ छिपकली क्यों बनी है? क्या ये कोई कोड है? अर्जुन ने माथा पीटा। नहीं, कविताब, ये छिपकली का कोड नहीं है। ये सिर्फ एक ड्राइंग है। हाँ, शायद ये इशारा कर रहा है कि ये जगह उतनी साफ सुथरी नहीं होगी जितनी दिखती है। तभी रिक्शे ने एक जोरदार खड़खड़ाहट की आवाज निकाली और अचानक रुक गया। डीजे म्यूजिक भी थम गया। चारों ओर रेगिस्तान की चुप्पी छा गई। बबली आंटी ने ड्राइवर सीट से झांका। उनके चेहरे पर नाटक और चिंता का मिश्रण था। लगता है, बेटे, रिक्शे के इंजन को पेट्रोल नहीं, प्यार चाहिए था। या हो सकता है मैंने इसमें गलती से सरसों का तेल डाल दिया हो। जो भी हो, हम फंस गए। क्या फंस गए? आंटी, हम राजस्थान के बीच रेगिस्तान में हैं, और रणधीर के गुंडे कहीं भी हो सकते हैं, कविताब ने घबराकर कहा, जैसे उनकी बात सच हो गई हो। दूर धूल में आलू और गोभी की नीली जीप की हेडलाइट चमकी। आलू गोभी, वो आ गए। अब क्या करें? अर्जुन ने कहा, अपने ट्राइपॉड को हथियार बनाने की तैयारी करते हुए। बबली आंटी ने तेजी से रिक्शे के पीछे से एक रस्सी निकाली। घबराओ नहीं, मैंने इमरजेंसी के लिए इंतजाम कर रखा है। वो जल्दी से पास के एक छोटे से ऊंटों के जमावड़े की तरफ भागी, जहां कुछ चरवाहे रात बिता रहे थे। आंटी ने 5 मिनट तक उन चरवाहों से जोरदार बहस की, जिसके बाद वो एक शांत स्वभाव वाले ऊंट को रिक्शे के पास ले आईं। ये है तुम्हारा नया सवारी। ये हीरालाल है। ये रिक्शे से ज्यादा धीमा है, लेकिन गुंडों को चकमा देने में माहिर है। बबली आंटी ने ऊंट की रस्सी अर्जुन को थमाते हुए कहा। ऊंट?
अर्जुन ने बेबसी से कहा, आंटी, मैं फोटोग्राफर हूं, ऊंट सवार नहीं। सीखो बेटे, सीखो। एडवेंचर में ऊंचाई मायने रखती है। बैठो। और हां, हीरालाल को दीवानगी बहुत पसंद है। आलू और गोभी की जीप नजदीक आ रही थी। अर्जुन ने बिना समय गवाए कविताब को ऊंट पर चढ़ाया। कविताब लहंगे और सोने की चाबी के साथ ऊंट पर चढ़ गई। उनका शाही अंदाज अब एक हास्यास्पद संघर्ष बन चुका था। अर्जुन भी ऊंट पर चढ़ा। ऊंट की ऊंचाई और उसकी चाल से अर्जुन का सारा संतुलन बिगड़ गया। हीरालाल, चल, जोर से, जोर से, अर्जुन चिल्लाया, ऊंट की गर्दन को कसकर पकड़ते हुए। ऊंट सिर्फ धीमी चाल से रेत पर चलने लगा। कविताब ने सिर पीटा। अर्जुन, ये स्लो मोशन पीछा है, वे हमें 1 मिनट में पकड़ लेंगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और फिर उसकी दीवानगी जाग उठी। नहीं, हम उन्हें 1 मिनट में कला दिखाएंगे। उसने अपने ब्रीफकेस से कैमरा निकाला और ऊंट पर आगे पीछे झूलते हुए आलू और गोभी की जीप का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। पप्पू की कसम, मैं उनकी जीप को सिनेमैटिक फ्रेम में कैद करूंगा। यह है द चेज ऑफ द ईयर। ऊंचाई, एंगल और खतरा, ये सर्वश्रेष्ठ शॉट है। आलू और गोभी की जीप पास आई। उन्होंने देखा कि अर्जुन ऊंट पर बैठकर उनकी फोटो खींच रहा है, जबकि कविताब अपनी चाबी पकड़े हुए है। मालिक, वो हमारी फोटो खींच रहा है। हमें लगता है वो पुलिस को सबूत दे रहा है। आलू चिल्लाया। अरे नहीं, मालिक ने कहा था, कैमरा नहीं तोड़ना है, पर अगर वो हमें फिल्माएगा तो हमारी गुप्त पहचान खतरे में पड़ जाएगी। गोभी घबरा गया। आलू ने गुस्से में एक बड़ा सा कंकड़ ऊंट की तरफ फेंका, लेकिन ऊंट, हीरालाल, ने चुपचाप अपना सिर घुमाया और उस कंकड़ को खाना शुरू कर दिया। बबली आंटी रिक्शे के पास खड़ी होकर ऊंट की इस प्रतिक्रिया पर हंस पड़ी। उन्होंने दोनों को हाथ हिलाकर विदा किया। जाओ बच्चों, और याद रखना, जैसलमेर के किले में चाबी का राज नहीं, बल्कि रणधीर का असली अड्डा है। और हां, ऊंट को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। अर्जुन और कविताब ऊंट पर आगे बढ़ गए, धूल के बादल में छिप गए। रात की ठंड और रेगिस्तान के रोमांच ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया था। ऊंट की थका देने वाली चाल में भी अर्जुन की कलात्मक दीवानगी और कविताब की शाही दृढ़ता का रोमांस पनप रहा था। रेगिस्तान की काली रात, ऊपर तारों का लाखों मेगापिक्सल का शानदार नजारा। हीरालाल, ऊंट, अपनी धीमी लयबद्ध चाल में आगे बढ़ रहा था। उसकी पीठ पर अर्जुन और कविताब अब थोड़े सहज हो चुके थे, लेकिन एक दूसरे के बेहद करीब थे, क्योंकि ऊंट की पीठ कोई सोफा नहीं होती। कविताब ने ठंड से बचने के लिए अपने शॉल को और कसकर लपेटा। उनके गले की सोने की चाबी चांद की रोशनी में हल्की सी चमक रही थी। अर्जुन, कविताब ने धीमे से कहा। उनकी आवाज में अब न गुस्सा था, न डर, बल्कि एक नई तरह की स्वीकृति थी। तुम सच में पागल हो। इस समय हमें पुलिस को बुलाना चाहिए था, पर तुम इस ऊंट की पीठ पर बैठकर गुंडों की स्लो मोशन फोटो खींच रहे हो। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर घुमाया। कविताब, यही तो जीवन की कला है। जब खतरा हो तो उसे डॉक्यूमेंट करो। और वैसे भी पुलिस क्या करती? एक एफआईआर लिखती। लेकिन मैं रणधीर की सिंडिकेट को उसकी ही कला से हराऊंगा। यह फोटोग्राफर की दीवानगी ही है जो इस गोल्डन की के राज को खोल सकती है। पर तुम्हारा प्यार, मतलब तुम्हारे आर्टिस्टिक नोट्स। कविताब ने अर्जुन के प्रेम गीत, जो अब उनकी जेब में था, की तरफ इशारा किया। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने गरम तवे पर आलू पराठा रख दिया हो। वो शर्म से लाल हो गया। वो बस मेरी कला की एक अभिव्यक्ति थी। हां, मैं तुम्हारी सुंदरता को एक महाकाव्य के रूप में देखता हूं, और अगर उस महाकाव्य में थोड़ा रोमांस का मसाला हो गया तो क्या बुरा है? कविताब हंस पड़ी, पहली बार दिल खोलकर हंसी।
और रणधीर, वो तुम्हें उस मसाले के लिए मार डालेगा। उसने मुझे सिर्फ एक ट्रॉफी समझा और तुम्हें एक कीट। अर्जुन ने अचानक ऊंट को रुकवाया। बस यही वो पॉइंट है। वो हमें सिर्फ चीजें समझता है, इंसान नहीं। और उसका प्लान देखो। अर्जुन ने ब्रीफकेस से रसगुल्ला मिक्सर का ब्लूप्रिंट निकाला। ये एक विशाल मिक्सिंग बाउल है। इसका मतलब है कि उसका विस्फोटक मीठा केवल एक छोटा बम नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया को जीरो शुगर के नाम पर धोखा देने वाला है। कविताब ने ऊंट की लगाम कस ली। ये अब सिर्फ मेरी शादी नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का मामला है। हमें जैसलमेर पहुंचना होगा। जैसे ही उन्होंने फिर से चलना शुरू किया, दूर रेत के टीले पर कुछ हलचल हुई। 5-6 घुड़सवार, चेहरे पर कपड़े लपेटे हुए, सीधे उनकी तरफ आ रहे थे। उनके हाथों में पुराने जमाने के डंडे और टॉर्च थे। ओह, ये कौन है? क्या ये रेगिस्तान के डाकू हैं? कविताब ने फुसफुसाया। डाकू? नहीं, ये रणधीर के और गुर्गे होंगे। ये जरूर आलू और गोभी के असफल होने के बाद भेजे गए हैं। अर्जुन ने कहा। वो अब डरने की बजाय अपने कैमरे का एंगल सेट करने में ज्यादा व्यस्त था। डाकुओं के सरदार ने जोर से चिल्लाया, ओए, कौन हो तुम लोग? हमारे इलाके में ऊंट चुराते हो? लड़की को नीचे उतारो और सोने की चाबी हमें दे दो। अर्जुन ने ऊंट को आगे बढ़ाया। रुकिए, आप चाबी क्यों चाहते हैं? क्या आप भी सिंडिकेट ऑफ द 7 स्पाइसेस के सदस्य हैं? सरदार हंसा। हम सिंडिकेट विंडिकेट कुछ नहीं जानते। हम तो रणधीर के कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। उसने कहा था कि अगर हम तुम्हें पकड़ेंगे तो वो हमें उसके शादी के प्री वेडिंग खाने में से बिरयानी देगा। हमारी भूख ही हमारा लालच है। अर्जुन ने माथा पीटा। रणधीर ने तुम्हें खाने के लिए भेजा है। ये आदमी अपने गुंडों को भी भूखा रखता है। कविताब को एक विचार आया। उन्होंने तुरंत अर्जुन के कान में फुसफुसाया, अर्जुन, तुम्हारे पास ये ब्रीफकेस है। दिखाओ इन्हें कि रणधीर कितना कंजूस है। धोखे को धोखे से काटो। अर्जुन ने तुरंत ब्रीफकेस खोला और रणधीर की लाल बहीखाता निकालकर हवा में लहराया। डाकुओं के सरदार, तुम लोगों को बिरयानी चाहिए? रणधीर तुम्हें धोखा दे रहा है। ये देखो, ये है उसका खर्च का बहीखाता। यहां लिखा है, दाल रोटी डेविल को दिए $1,00,000। लेकिन तुम्हारे लिए लिखा है बासी पराठे का वादा। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। वो तुम्हें बिरयानी नहीं देगा, वो तुम्हें बासी पराठे खिलाएगा। अर्जुन ने जोर से चिल्लाकर कहा। डाकुओं के गिरोह में एक हलचल मच गई। क्या? बासी पराठा? हमें धोखा दिया? मालिक ने हमें धोखा दिया। सरदार गुस्से से लाल हो गया। ये झूठ है। रणधीर हमें बिरयानी देगा। झूठ नहीं है, कविताब चिल्लाई। ये सोने की चाबी रणधीर के झूठ का राज खोलती है। अगर वो अपनी होने वाली पत्नी से झूठ बोल सकता है, तो वो तुमसे बासी पराठों का वादा क्यों नहीं कर सकता? डाकुओं ने एक दूसरे को देखा। उनका लालच अब गहरे विश्वासघात में बदल चुका था। बिरयानी का सपना टूट गया था। ठीक है, अगर उसने धोखा दिया तो हम रणधीर को सबक सिखाएंगे। सरदार ने चिल्लाकर अपने आदमियों को मुड़ने का आदेश दिया। चलते हैं। पहले हम रणधीर का अड्डा ढूंढेंगे, फिर उस बासी पराठे का बदला लेंगे। डाकुओं का गिरोह रणधीर के खिलाफ हो गया था। अर्जुन ने हीरालाल को आगे बढ़ाया। देखा कविताब, दीवानगी और कंजूसी को मिक्स करने से एडवेंचर बनता है। कविताब ने सिर हिलाया। ऊंट की धीमी चाल में, रेगिस्तान की ठंडी हवा में, उनके दिल अब एक अज्ञात रोमांच के लिए तैयार हो चुके थे। जैसलमेर के प्राचीन किले की दीवारें रात के अंधेरे में भी हजारों कहानियों को समेटे हुए खड़ी थी। रेगिस्तान की ठंडी हवा सीधे हड्डियों तक पहुंच रही थी, लेकिन अर्जुन और कविताब के दिल में एक गर्मजोशी थी। एडवेंचर की गर्मजोशी और प्यार का शुरुआती एहसास। किले की बाहरी दीवार के पास हीरालाल ऊंट शांति से खड़ा हो गया। उसने नीचे बैठकर अर्जुन और कविताब को धीरे से उतरने का इशारा किया। धन्यवाद, हीरालाल।
अर्जुन ने ऊंट के गले पर थपकी दी। तुमने हमारी एक्शन रोमांस थ्रिलर में बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारी धीमी चाल ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। कविताब ने ऊंट को एक बिस्कुट दिया। हमें यहां से अब पैदल जाना होगा। रणधीर के आदमी यहां जरूर होंगे। अर्जुन ने रणधीर के ब्रीफकेस से फटा हुआ नक्शा निकाला। देखो, नक्शे पर अशुभ छिपकली का निशान ठीक किले की इस दीवार के नीचे है। ये कोई कोड नहीं, बल्कि सच में छिपकली वाला इलाका है। जैसे ही वे आगे बढ़े, अर्जुन की टॉर्च की रोशनी एक संकीर्ण मिट्टी से ढकी सुरंग के मुहाने पर पड़ी। सुरंग के ऊपर एक पुराना पत्थर रखा था, जिस पर हाथ से बनी छिपकली की एक भद्दी सी आकृति थी। कविताब की आंखें चौड़ी हो गई। ओ माय गॉड, वो छिपकली सच थी। ये रणधीर की मूर्खता है। वो हर चीज को बच्चों के खेल की तरह कोड करता है। याद रखो कविताब, महान धोखेबाज अक्सर अपने कोड्स को बेतुका रखते हैं ताकि कोई उन पर शक न करे, अर्जुन ने कहा। वे दोनों सुरंग के अंदर घुसने के लिए तैयार थे। तभी अर्जुन का पैर किसी चीज से टकराया। उसने टॉर्च की रोशनी डाली। जमीन पर एक प्लास्टिक की गुड़िया पड़ी थी, जिसके बाल गुलाबी रंग के थे और उसके हाथ में एक छोटा सा मुड़ा तुड़ा कागज था। कविताब चौंक गई। ये क्या है? अर्जुन ने गुड़िया उठाई। ये कोई गुड़िया नहीं है कविताब, ये बबली आंटी का सीक्रेट मैसेज चैनल है। मुझे पता था कि वो हमें ढूंढ लेंगी। कागज पर मोटी स्केच पेन से कुछ लिखा था। मेरे प्यारे बच्चे अर्जुन और बहू कविताब, जो जल्दी बनने वाली है। मैंने आलू गोभी को चकमा दे दिया है। वे अभी भी बासी पराठों के धोखे में हैं। आगे खतरा है। रणधीर के असली गुंडे अंदर हैं। उनका नाम है मिठाई मेकर गैंग। गुप्त पासवर्ड, चांदनी चौक का छोला भटूरा। टिप: रणधीर अपने कोड में हमेशा चटपटा शब्द इस्तेमाल करता है। अगर तुम मीठा बोलोगे तो वे कंफ्यूज हो जाएंगे। तुम्हारी जासूस बुआ बबली। मैंने ऊंट को गुलाब जामुन खिला दिया है। संदेश पढ़कर अर्जुन और कविताब दोनों जोर से हंस पड़े। बबली आंटी की दीवानगी ने उन्हें एक बार फिर गंभीर खतरे से बचाने का अचूक तरीका दे दिया था। मिठाई मेकर गैंग, कविताब ने सिर हिलाया। अब हमें पता है कि अंदर कौन है और हमारे पास उनका गुप्त पासवर्ड है। और ये देखिए, अर्जुन ने गुड़िया के एक हाथ को घुमाया, जिससे अंदर की तरफ एक छोटी सी हैंड सैनिटाइजर की बोतल बाहर निकली। बोतल पर लिखा था, बबली का सुरक्षा कवच, मसाले की खुशबू हटाने के लिए। वो जानती थी कि हम रणधीर के मसालों के बीच फंसेंगे, अर्जुन ने कहा। उन्होंने एक दूसरे को देखा। एक पल के लिए सारे खतरे, सारे कोड्स और सारी दीवानगी थम गई। रेगिस्तान की ठंडी हवा में उनके बीच एक रोमांटिक सा भरोसा कायम हुआ। कविताब ने अपने गले की सोने की चाबी को छुआ, जो अब सिर्फ एक विरासत नहीं, बल्कि उनके साझे सफर का प्रतीक बन चुकी थी। चलो अर्जुन, कविताब ने कहा। उनकी आवाज में नई हिम्मत थी। अब हमें रणधीर के चटपटा कोड को मीठा बोलकर मात देनी है और इस गोल्डन की का राज खोलना है। अर्जुन ने अपना कैमरा और ट्राइपॉड संभाला। हाँ, मैं इस पूरे मिशन को एक्स्ट्रा ड्रामेटिक लाइटिंग में फिल्माऊंगा। ये सदी का क्लाइमेक्स होगा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखकर सिर हिलाया और अशुभ छिपकली वाली गुप्त सुरंग में अंधेरे की ओर बढ़ गए। अशुभ छिपकली वाली गुप्त सुरंग की हवा ठंडी, नम और मसाला पाउडर की हल्की सी गंध से भरी हुई थी। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर सदियों पुराने चूने की परतें दिख रही थी। अर्जुन और कविताब कंधे से कंधा मिलाकर धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन ने अपनी टॉर्च का फोकस कम कर दिया था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी रोशनी किसी गुप्त कैमरे को ट्रिगर कर सकती है। उसकी फोटोग्राफर वाली दीवानगी उसे हर अंधेरे कोने में एक परफेक्ट शॉट और एक स्पाई कैमरा देखने के लिए प्रेरित कर रही थी। अर्जुन, तुम जरा चाबी को छोड़ो और ये देखो,
कविताब ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे ब्रीफकेस से लहसुन की चटनी की तेज महक आ रही है। अगर हमें कोई मिला तो वे हमें महक से ही पहचान लेंगे। ओह, ये तो रणधीर के ब्लूप्रिंट के नीचे रखे प्याज लहसुन पराठे की महक है, जो मैं कल ले जाना भूल गया था। कमाल है, ये महक ही हमारा गुप्त हथियार होगी। रणधीर के गुंडे शुद्ध घी के अलावा कुछ नहीं सूंघते होंगे, अर्जुन ने कहा, अजीबोगरीब ढंग से उत्साहित होते हुए। लगभग 15 मिनट चलने के बाद सुरंग अचानक खुली और वे एक विशाल प्राचीन तहखाने में पहुंचे। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा गोल पत्थर का मेज रखा था, जिसके चारों ओर 4-5 भारी भरकम आदमी बैठे थे। ये थे मिठाई मेकर गैंग। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, बल्कि चमकीले धातु के बर्तन और मसालों के पैकेट थे। वे सब एक गहरे विचार में थे। उनके चेहरे पर रणधीर के जटिल निर्देशों को समझने की उलझन साफ झलक रही थी। जैसे ही अर्जुन और कविताब अंदर घुसे, गुंडों के सरदार, जिसका नाम रसूख था, एक ऐसा नाम जो किसी मिठाई वाले को नहीं दिया जाता, ने अपनी आंखें सिकोड़ी। कौन हो तुम लोग? ये इलाका सिंडिकेट के काम का है। तुमने यहां कैसे घुसपैठ की? तुम रणधीर के मेहमान नहीं लगते। तुम्हारे कपड़ों पर गुलाब जल नहीं, बल्कि बासी पराठे की महक है। रसूख ने कर्कश आवाज में कहा। अर्जुन को तुरंत बबली आंटी का संदेश याद आया। पासवर्ड और मीठा शब्द। अर्जुन ने तुरंत वीरता का भाव अपनाया, जो उसकी दीवानगी का एक हिस्सा था। हम असली डिलीवरी बॉय हैं। हम रणधीर के लिए आज की गुप्त सप्लाई लेकर आए हैं। रसूख का माथा ठनका। डिलीवरी? किस चीज की डिलीवरी? रणधीर ने तो कहा था कि रात में केवल चटपटा आएगा। तुम कौन सा सामान लाओ? ये सुनकर कविताब ने तुरंत अर्जुन को संभाला। वो जानती थी कि अर्जुन जल्दबाजी में छोला भटूरा बोलकर गड़बड़ कर देगा। कविताब अपनी आवाज को यथासंभव मीठा और नकली बनाते हुए बोली, हम वो सबसे मीठा, सबसे चटपटा चीज लाए हैं, जिसके बिना रणधीर का ऑपरेशन अधूरा है। हमें अंदर जाने दो। हमें सिंडिकेट का स्पाइस मास्टर बनना है। रसूख ने संदिग्ध रूप से देखा। कौन सी चीज? अर्जुन ने तुरंत बात काटने की कोशिश की, ताकि कविताब मीठा बोल सके। वो सबसे ज्यादा चटपटा, सबसे ज्यादा नमकीन। कविताब ने अर्जुन के पैर पर धीरे से लात मारी और तेजी से कहा, वो है चांदनी चौक का छोला भटूरा। तहखाने में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रसूख और उसके आदमी एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर उलझन और चिड़चिड़ाहट थी। क्या? छोला भटूरा? रसूख ने माथे पर हाथ मारा। मालिक ने कहा था कि आज रात सिर्फ रसगुल्ले के नुस्खे पर काम होगा, और यहां छोला भटूरा आ रहा है। ये कौन सा कोड है? एक दूसरे गुंडे ने कहा। बॉस, मालिक हमेशा कोड्स बदलते हैं। पिछली बार उन्होंने कच्ची हल्दी को इंटरनेशनल डीलिंग का कोड दिया था। हो सकता है अब छोला भटूरा का मतलब है गुप्त तहखाने का रास्ता, और ये लड़की मीठे की जगह चटपटा बोल रही है। ये डबल कोड है। मालिक हमें बेवकूफ बना रहे हैं। रसूख ने गुस्से में कहा। रसूख रणधीर के कोड्स और उसके लगातार बदलते हुए निर्देशों से इतना तंग आ चुका था कि उसने हार मान ली। ठीक है, जाओ, लेकिन अगर ये सिर्फ असली छोला भटूरा निकला तो मैं तुम दोनों को बासी पराठों से मार डालूंगा। यहां से सीधा आगे जाओ, वहीं पर मालिक का अड्डा है। रसूख ने निराशा से हाथ हिलाया। अर्जुन और कविताब ने रसूख को उलझन में डालकर सोने की चाबी और ब्रीफकेस के साथ आगे का रास्ता हासिल कर लिया था। बबली आंटी की दीवानगी ने उनकी जान बचा ली थी। वे दोनों आगे बढ़े। तहखाने के पीछे एक लोहे का दरवाजा था। दरवाजे के पास जाकर अर्जुन ने कविताब की तरफ देखकर फुसफुसाया। कविताब, छोला भटूरा ने काम कर दिया। तुम कितनी शानदार हो। तुमने बिल्कुल सही समय पर मीठा
और चटपटा को मिक्स किया। कविताब ने अपने बालों को ठीक किया। अब मुझे पता चला, अर्जुन, रणधीर का सबसे बड़ा दुश्मन कोई पुलिस या जासूस नहीं है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी मूर्खता और तुम्हारी पागलपन भरी कला है। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया